जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का अध्याय नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यह चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का परिचय जानेंगे, यानी इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब जानेंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो आप यहाँ नाम से ही जान सकते हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी इस चैप्टर में वृत्त जो होता है उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, यानी उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वृत्त क्या होता है और वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, जैसे त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। तो ये सभी बातें जानेंगे। और आपको बता दें कि इस चैप्टर में कुल एक्सरसाइज 3 है, जो कि 12.1, 12.2 और 12.3 है। तो आइए इसको हम बारी बारी से वृत्त के बारे में समझते हैं। तो हम वर्ग 10 का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, 12वां, जिसका नाम क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो यहाँ पर हम वृत्त लिखेंगे और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो वृत्त के बारे में जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो आप लोगों ने क्लास 9th में ही जाना होगा कि वृत्त क्या होता है। वृत्त के बारे में जाना होगा कि एक गोल आकृति होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त किस प्रकार बनता है। तो वृत्त का परिभाषा इस प्रकार आता है कि किसी निश्चित बिंदु, जैसे यहाँ पर एक मान लेते हैं कोई एक निश्चित बिंदु है, इसके चारों ओर प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर, तो इसको हम चारों ओर, जैसे ये बिंदु होता है तो इसको मिलाएंगे तो ये इस प्रकार का आकृति बनेगा। तो किसी निश्चित बिंदुओं के बिंदु का समूह, यानी जो ये प्रत्येक बिंदु मिलकर जो बना है, इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ही वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसे ही क्या कहा जाता है, वृत्त। और जो ये सेंटर में रहता है इसको हम केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। का परिभाषा लिख लेते हैं, किसी निश्चित वृत्त कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पर, जैसे यहाँ पर एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु है, लगातार बिंदु है जिसको हम दर्शा नहीं सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है, तो जैसे यहाँ पर एक दूसरा आकृति यानी दूसरा वृत्त बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है, एक वृत्त है और इसमें जो केंद्र, ये इसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, यानी केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है। तो त्रिज्या होता है किसी वृत्त के चाप से और केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। चाहे त्रिज्या यहाँ से भी हो सकता है, चाहे यहाँ से भी हो सकता है, यानी एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, यानी यहाँ से भी खींच सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, या ये क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिज्या, यानी हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं। और अब क्या होगा, जब यानी वृत्त को बीचों बीच, यानी उसको आधा काट देंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसको हम काट देते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि ये दो त्रिज्या है, यानी एक पहला त्रिज्या ये है और दूसरा त्रिज्या ये है। तो ये वृत्त को दो भागों में काट दिया, यानी सीधा सीधा रेखा, तो इसको हम व्यास कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे व्यास कहा जाता है। अगर प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है और जो व्यास होता है इसको d से सूचित किया जाता है। तो पाई और d में क्या संबंध है, तो पाई और d में यही संबंध है कि जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या का क्या है, 2 गुना है, यानी जो d होता है वो 2r के बराबर होता है। यहाँ पर d क्या हो जाएगा, 1r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, d के बराबर। यही इसका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप त्रिज्या और व्यास में संबंध समझ गए होंगे।
देखते हैं वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। जो सबसे पहले आता है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल आर से। तो ये क्या होता है? d/2 के क्या होता है? आधा होता है। जैसे यहाँ पर r 2r बराबर है d, तो यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा? इधर ये गुणा में इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी d/2 हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? d/2। और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये πr² होता है। और उसके बाद वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2πr। अगर वृत्त की अर्ध परिमाप पूछा जाए, यानी इसका आधा कर देंगे तो इसमें 2 से भाग कर देंगे, 2 2 काट देंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? πr। तो आपको यही 3 फार्मूला याद रखना है, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? तो d/2 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। और उसके बाद आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक वृत्त बनाना होगा, और ये क्या है? इसका केंद्र है। तो त्रिज्यखंड होता है 2 त्रिज्या, जैसे यहाँ पर एक त्रिज्या ये हुआ और एक दूसरा त्रिज्या ये हुआ, यानी r1 और r2। त्रिज्यखंड वह होता है यानी जो 2 त्रिज्या और संगत चाप, और इसको क्या कहा जाता है? जो वृत्त का परिधि होता है, अगर उसको काट लेते हैं यानी किसी त्रिज्या के अंदर, तो उसे चाप कहा जाता है। तो इसे संगत चाप कहा जाता है। और जो बीच में जो क्षेत्रफल बचता है, 2 त्रिज्या और संगत चाप के बीच में जो क्षेत्रफल बनता है या जो बचता है, उसे ही क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है, सॉरी त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है दीर्घ और एक होता है लघु। नाम से यह स्पष्ट है, दीर्घ मतलब बड़ा होगा, लघु मतलब छोटा होगा। जो त्रिज्यखंड बड़ा होगा उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये त्रिज्यखंड बड़ा है क्योंकि यहाँ पर 2 त्रिज्या और जो ये संगत चाप है इसके द्वारा बना है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। और जो छोटा होता है उसे लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग त्रिज्यखंड के बारे में समझ गए होंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं, जैसे ये क्या है? केंद्र है, और यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बनता है? हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री पर ये कितना होता है? पूरा इसका परिधि 2πr होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 360 डिग्री कोण के स्थिति में जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। सॉरी, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का लगेगा, हमने परिधि बोल दिया। तो यहाँ पर 1 डिग्री के मान के स्थिति में यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा 60, इधर गुना में चला आएगा, यानी ये πr²/360 हो जाएगा। अगर उसी प्रकार अगर हम थीटा के रूप में निकालें तो ये क्या हो जाएगा? ये थीटा क्या हो जाएगा? इसमें गुना हो जाएगा, यानी थीटा बाय 360 हो जाएगा और गुना πr² हो जाएगा। चाहे थीटा गुना πr² भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या रहेगा? 360 रहेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? θ/360 गुना πr²। तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr²। उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 360
माइनस थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका पहला सूत्र है और ये दूसरा सूत्र है, को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं सूत्र के कारण ही यह एक्सरसाइज बनेगा। वृत्तखंड के बारे में, वृत्तखंड क्या होता है और ये इसका क्या इंपॉर्टेंट है और इसका क्या सूत्र होता है, ये कितने प्रकार के होता है। जैसे कि यहाँ पर एक हमने वृत्त बना लिया तो वृत्तखंड होता है और ये यहाँ पर ये क्या है, केंद्र है, एक जीवा। जैसे यहाँ पर एक चाप के किसी परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे जीवा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक जीवा और इसके बीच के संगत चाप, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये भी एक जीवा है और ये जो संगत चाप है इसके बीच में जो क्षेत्रफल बना है इसे ही वृत्तखंड कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। जिस प्रकार त्रिज्यखंड दो प्रकार का था उसी प्रकार वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ वृत्तखंड एक लघु वृत्तखंड। नाम से ये इसमें भी स्पष्ट है कि दीर्घ मतलब बड़ा होना चाहिए, यानी ये जो बड़ा है यहाँ पर भी एक जीवा और जो ये संगत चाप है पूरे इससे घिरने से ये क्षेत्रफल बना है तो इसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और जो छोटा है इसे क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। यह आता है कि जो ये वृत्तखंड है क्षेत्रफल निकालिए तो इसका सूत्र होता है, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यही यानी वृत्तखंड को निकालने का सूत्र होता है, यानी जो उसका त्रिज्या होता है उसका स्क्वायर और पाई और जो थीटा दिया रहता है पाई को थीटा से गुना करते हैं और माइनस और साइन थीटा यानी थीटा के स्थान पर जो थीटा दिया जाता है यानी जो मान दिया जाता है चाहे 30 डिग्री हो 45 उसका मान रखते हैं और इस प्रकार निकालते हैं। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था कि त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्त के बारे में सबसे पहले हमने जाना कि ये गोल होता है यानी गोलाकार होता है और इसके जो बीच में जो बिंदु होता है इसे क्या कहा जाता है, केंद्र। और ये जो चारों बगल है इसको क्या कहा जाता है, परिधि। उसके बाद हमने जाना त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो दो त्रिज्या और संगत चाप के द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है इसे क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड। और हमने उसके बाद जाना वृत्तखंड, यानी एक जीवा और जो संगत चाप होता है इसके बीच के क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, तो इसके बीच के क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहा जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में जितने भी बात सीखे होंगे यानी पूरे समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।